हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा था इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बारे में। मतलब कॉपर को किस तरह से निष्कासित किया जाता है, उसका जो प्रोसेस है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक और बात है, अप्लाइड केमिस्ट्री का जो क्लास है बहुत दिन बाद आज आ रहा है एंड अगर आप पूछेंगे क्यों, तो देखो प्रीवियस क्लास में आप लोगों का जो रिस्पांस था वो अच्छा नहीं था, दैट इज़ वाई क्लास जो है स्टॉप हो गया था। एंड आज मैं क्लास को फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री का, इसी उम्मीद पे कि अब जो है आप लोग थोड़ा सा रिस्पांस करेंगे, अच्छा रिस्पांस करेंगे, ठीक है, एंड थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। ओके चलो, इसी उम्मीद पे मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा सपोर्ट करते हैं, कितना अच्छा रिस्पांस करते हैं। क्लासेस को थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जितना रिस्पांस मुझे मिलेगा उतना ही क्लास कराने का जो मोटिवेशन है, ठीक है, क्लास कराने का जो एनर्जी है मुझे मिलता रहता है। ओके ठीक है ना। रिस्पांस अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर जो एनर्जी है वो अपने आप डाउन हो जाता है। दैट इज़ वाई क्लास जो है थोड़ा सा स्टॉप हो गया था, फिर से क्लास को आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बारे में। तो कॉपर क्या है दोस्तों? कॉपर एक मेटल है, ठीक है, एंड कॉपर का जो सिंबल है वो क्या है? Cu, ठीक है। C कैपिटल में होगा एंड U जो है वो स्मॉल में होगा। एंड अगर बात करें एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, तो एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर क्या है, कितना है इसका एटॉमिक नंबर? 29। ओके, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 29। अब आप मुझे ये बताएंगे कि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो कैसा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मैं आपको लिखने के लिए बोलूँ तो आप कैसे लिखेंगे? ओके चलो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मदद कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है? 1s में। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। हमारे पास 29 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। एंड 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जो है 2s में जाता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन घुसेगा यहाँ पे। 2s के बाद 2p में, 2p में कितना रह सकता है? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2p अगर फिल हो गया है तो इसके बाद 3s में चला जाएगा। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 3p में जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2, 4, 10, 12, 18, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन तो हो गया। अब इसके बाद कहाँ पे जाता है? 3p के बाद कहाँ पे जाता है इलेक्ट्रॉन? अगर हम लोग देखेंगे तो वो जाएगा 4s में, ठीक है, 4s में। s बोले तो फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 18 एंड 2 कितना हो गया? 20 हो गया। तो हमारे पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन रह गया है। वो कहाँ पे घुसेगा? वो घुसेगा आपका 3d में, 3d9। तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन अभी लिखा, ये क्या सही है या फिर गलत है? अगर गलत है तो कहाँ पे गलत है, गलत की जगह पे क्या होना चाहिए था, ठीक है। तो जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था कि जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो थोड़ा सा अलग है। इसको अलग से याद रखिएगा कि चेंजेस कहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो चेंजेस जो है दोस्तों, चेंजेस आता है आपका 4s में एंड 3d में, ठीक है। 4s में क्या होगा? 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस है कॉपर के लिए। ओके, इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि इस तरह के ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है दिया जाता है ताकि आप जो है गलत करके आए, ठीक है। तो इसीलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके चलो, तो ये हम लोगों ने तो कॉपर के बारे में देख लिया, कॉपर का सिंबल, कॉपर का देन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अभी बात करते हैं कॉपर को हम लोग कहाँ से निष्कासित करते हैं, ठीक है। कॉपर को हम लोग कहाँ से निष्कासन करेंगे? तो निष्कासन करते हैं हम लोग जनरली ओर्स से। ओके, जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्लास स्टार्ट किए थे तब हम लोगों ने डिस्कस किया था मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, फ्लक्स क्या है, स्लैग क्या है, ये हम लोग ने बात किए थे। तो ओर्स से हम लोग क्या निकालते हैं? मेटल्स को निकालते हैं। ओके, तो बात करते हैं कौन से ओर्स है जहाँ से हम लोग कॉपर को निकाल सकते हैं। CHIF, चीफ ओर्स ऑफ कॉपर, ठीक है। कौन से ओर्स है जिससे कि हम लोग कॉपर को निकाल सकते हैं? तो पहले नंबर पे है कॉपर पायराइटिस, ठीक है। ओके, कॉपर पायराइटिस या फिर हम लोग इसको चैल्को पायराइटिस भी कहते हैं। और
चैल्कोपाइराइटिस, ठीक है, कॉपर पायराइटिस और चैल्कोपाइराइटिस। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है अच्छा, इसका हम लोगों ने फॉर्मूला नहीं लिखा तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, CuFeS2, ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला कॉपर पायराइटिस का। तो उसके बाद नेक्स्ट में है कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस, ठीक है, ओके, कॉपर ग्लैंस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं हम लोग चैल्कोसाइट, ठीक है, चैल्कोसाइट, CHALCOCITE, चैल्कोसाइट, ओके। इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, Cu2S, ओके, ठीक है ना। चलो एक और देख लेते हैं, एक और क्या है आपका मेलासाइट, ठीक है, मेलासाइट, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है आपका CuCO3, ओके, ये होगा इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेलासाइट। तो ये 3 है चीफ ओर्स, इसके अलावा और भी है, एजूराइड भी है, ठीक है, इसके अलावा और भी एक है जिससे कि हम लोग कॉपर को निकालते हैं, ठीक है, दिस इज़ एजूराइड। एजूराइड का अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, एजूराइड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, CuC3 एंड CuOH2, दिस इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर एजूराइड। तो ये कुछ ओर्स है जहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, कॉपर को निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड मैक्सिमम ये हम लोग निकालते हैं, ये पहले नंबर पे जो है इससे निकालते हैं हम लोग कॉपर को, निष्कासित करते हैं कॉपर पायराइटिस से, एंड उसका दूसरा नाम है चैल्कोपाइराइटिस, CuFeS2, ओके। चलो ये हो गया कुछ चीफ ओर्स, फटाफट से इसका नाम आप लिख लीजिए क्योंकि ये चिप्स और जो है आपको याद रखना है कौन से और है जिससे कि हम लोग कॉपर को निष्कासित कर सकते हैं या फिर करते हैं, ओके। ऐसे पूछा जा सकता है सवाल, तो आपको ये लिखना है, मेनली आपको तो ये वाला लिखना है, ये कॉपर पायराइटिस तो आपको लिखना ही है। चलो अभी बात करेंगे हम लोग क्या, स्टेप्स के बारे में, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं उसके स्टेप्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं अभी, ठीक है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में कौन सा स्टेप होता है, जैसे कि पहले तो आपका ग्राइंडिंग हो गया, क्रैशिंग और ग्राइंडिंग, ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन के हम लोगों ने 3-4 प्रोसेस देखे थे, मैथड देखे थे, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन के बाद आपका कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग होगा, ओके। कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट और होता है तो फिर उसका कैल्सिनेशन होगा, अगर आपका सल्फ़र और होता है तो फिर उसका रोस्टिंग होगा, रोस्टिंग के बाद स्मेल्टिंग आता है, फिर रिडक्शन आता है, ठीक है, रिडक्शन के बाद उसका प्रोसेस जो है रिफाइनिंग आता है। तो कॉपर के लिए स्टेप्स क्या क्या है देख लेते हैं। स्टेप्स, पहला स्टेप है ग्राइंडिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग में बताने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ग्राइंडिंग में क्या किया जाता है, सिर्फ ओट्स को लिया जाता है जिसका साइज़ जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसको हम लोग मशीन के सहारे उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, ठीक है, वो होता है आपका क्रैशिंग और ग्राइंडिंग। जैसे कि हम लोग घर में मसाला टसाला पीसने के लिए क्या करते हैं, ग्राइंडर यूज़ करते हैं ना, मिक्सर ग्राइंडर, ओके, वो करके घूमता है ऐसे बहुत स्पीड से, तो होता है वो ग्राइंडिंग। वैसे ही हम लोग ओट्स को जो है छोटे छोटे टुकड़े में क्या करते हैं, आपका तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़े में। किसी बार तो हम लोग उसको पाउडर फॉर्म में भी कर लेते हैं, तो वो होता है ग्राइंडिंग, पहला स्टेप। ग्राइंडिंग के बाद आता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन होता है आपका पहला स्टेप, जिससे कि हम लोग इम्प्यूरिटीज़ को, ठीक है, इम्प्यूरिटीज़ को हम लोग अलग करना स्टार्ट करते हैं, ओके। जो हमें चीज़ें चाहिए उसको रखेंगे, बाकी चीज़ों को क्यों चाहिए, बाकी चीज़ों को हटाओ, ठीक है, एक एक करके हम लोग हटाएंगे। तो जो हटाने का जो काम होता है इम्प्यूरिटीज़ को, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, देखो ग्राइंडिंग में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ग्राइंडिंग में पूरा आपका जो ओट्स है उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में, बिल्कुल पाउडर जैसे हम लोगों ने उसको बना दिए हैं। अब कंसंट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, फ्लोटेशन मैथड को हम लोग यूज़ करते हैं। फ्लोटेशन मैथड अब क्या है इसको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, चलो बता देता हूँ। फ्लोटेशन में क्या होता है कि एक नाला होता है आपका, एक ऐसे चैनल होता है, मतलब ड्रेन होता है, ठीक है, ड्रेन में यहाँ पे ऐसे पानी को बहाया जाता है, पानी स्लो मोशन पे ऐसे जाएगा, आगे आगे फ्लो होगा,
ओके, यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्या, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, ग्राइंडेड ओर, ठीक है, या फिर पाउडर्ड ओर, ठीक है। जो ओर को हम लोगों ने ग्राइंड करके पीस दिए हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में किए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे, पानी पे डालेंगे, ठीक है। ओके, जो हमारा कॉपर का जो ओर है, ठीक है, वो क्या रहेगा, वो नीचे गिर जाएगा, पानी के नीचे गिर जाएगा, ऐसे वो जमा होने लगेगा पानी के ड्रेन के नीचे, ठीक है। बाकी जो इम्प्यूरिटीज़ है वो पानी के साथ बह जाएगा, ठीक है, पानी के साथ वो क्या करेगा, बह जाएगा, एंड जो हमें और चाहिए वो नीचे जमा हो जाएगा। देन हम लोग नीचे से इसको ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको कलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज देते हैं। ओके, बात समझ में आया। चलो, ये हो गया कंसंट्रेशन। अभी हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज़ कंसंट्रेशन के बाद क्या होता है, कैंसिलेशन और रोस्टिंग, ठीक है। तो कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग होगा यहाँ पे। तो कॉपर के लिए क्या होगा, कॉपर के लिए होगा रोस्टिंग, क्योंकि हम लोगों ने और कौन सा लिए हैं, CuFeS2, तो यहाँ पे क्या है, सल्फ़र है प्रेजेंट, यहाँ पे सल्फ़र प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रोस्टिंग करना होगा, ठीक है, हमें क्या करना होगा, रोस्टिंग करना होगा। अगर यहाँ पे सल्फ़र के जगह पे कार्बोनेट होता, CO3 होता, तो हम लोग वहाँ पे कैल्सिनेशन करते। अब रोस्टिंग क्या है, इसको भी मैंने समझाया था, ठीक है, सभी चीज़ों को मैंने एक एक करके समझाया था, पूरा स्टेप। रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो कंसंट्रेटेड ओर है, ठीक है, जिसको हम लोग इस स्टेप के बाद जो हमें मिला है कंसंट्रेटेड ओर, उसको हम लोग हीट करते हैं। अब कितना हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे कि वो पिघल ना जाए, ठीक है, पिघलने से नीचे रहेगा उसका हीट, ठीक है। मतलब मान लेते हैं इतना हीट देने से वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, लेकिन हम लोग उसको इतना हीट देंगे ताकि वो ना पिघले, ओके, ताकि वो ना पिघले। उसके मेल्टिंग पॉइंट से हम लोग नीचे ही उसको हीट करते हैं एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ O2। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग उसको हीट करते हैं एंड हीट कितना रहना चाहिए, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे रहना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ना पिघले। ओके, चलो, तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग रोस्टिंग पे क्या क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है, रोस्टिंग पे क्या क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। अभी देखो रोस्टिंग में क्या क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है, चलो देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2CuFeS2। ये क्या है, ये क्या है बोलो, ये है आपका कॉपर पायरेटिस ओर, ठीक है। इसको हम लोगों ने कंसंट्रेशन से मिला है ये हमें, ठीक है, ओके, हम लोगों ने इसका कंसंट्रेशन करा है जहाँ पे कॉपर का मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, और कुछ नहीं, रोस्टिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, बोलो, यहाँ से सल्फ़र जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि वो आपका वोलाटाइल मेटल, वोलाटाइल इम्प्यूरिटी है, वो गैस के आकार में वो निकल जाएगा, एंड रहेगा हमारे पास क्या, Cu2S प्लस FeS एंड H2O। ये जो H2O प्रोड्यूस हुआ, ये तो गैस है भाई, गैस तो निकल जाएगा ना, गैस निकल जाएगा। तो रोस्टिंग में क्या हो रहा है, रोस्टिंग में देखो, रोस्टिंग में सल्फ़र जो है, सल्फ़र का अधिक जो मात्रा है वो निकल रहा है, ठीक है, रोस्टिंग में सल्फ़र जो है वो निकल जा रहा है। फिर भी सल्फ़र रहता है, थोड़ा सा सल्फ़र रहता है, लेकिन ज़्यादातर सल्फ़र जो है यहाँ से निकल रहा है, ओके, ये होता है रोस्टिंग में। एंड यहाँ पे ये दोनों जो प्रेजेंस हुआ, ये दोनों जो फॉर्म हुआ है, इस रिएक्शन से ये दोनों जो फॉर्म हुआ है, ये फिर से क्या करता है, ये तो अभी वहीं पे प्रेजेंट है ना, ये फॉर्म हुआ है, ये तो वहीं पे प्रेजेंट होगा, इसको भी हीट मिलेगा थोड़ा सा, एंड वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई भी है, ठीक है। तो ये दोनों फिर से क्या करेगा, फिर से ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन करने के बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका फॉर्म होगा कुछ इस तरह का फॉर्म होगा दोस्तों, Cu2O, ठीक है, एंड ये होगा FeO, ओके, SO2 यहाँ से निकल जाएगा, SO2 यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो सल्फ़र जो है कहीं ना कहीं से निकल रहा है, ओके, रोस्टिंग में सल्फ़र का जो ज़्यादातर मात्रा है वो निकल जाएगा,
थोड़ा बहुत ही सल्फ़र रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तो हमारे पास रोस्टिंग करने के बाद हमें क्या क्या मिल रहा है। देखो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट एंड ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा रहेगा, ज़्यादातर सल्फ़र जो है वो निकल जाएगा। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में चले आते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस बोले तो नेक्स्ट स्टेप में चले आते हैं। रोस्टिंग के बाद हम लोग करते हैं इसका स्मेल्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग के बाद हम लोग करते हैं इसका स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, स्मेल्टिंग हम लोग आपका कहाँ पे करते हैं ये देख लेते हैं। रुको थोड़ा सा सब्र करो। ठीक है, मैं इसको पोंछ लेता हूँ तब तक, क्योंकि थोड़ा सा रिएक्शंस तो लिखना है। आप लोग रिएक्शंस को लिखिए। ठीक है, जो भी मैं रिएक्शंस यहाँ पे बता रहा हूँ रिएक्शंस को लिखिए। रोस्टिंग हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं, रोस्टेड। अब रोस्टिंग के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोस्टेड ओर। ठीक है, रोस्टेड ओर, क्योंकि ये रोस्टेड हो चुका है, रोस्टेड ओर इसको हम लोग कहेंगे। अब ये रोस्टेड ओर हमें मिल गया है रोस्टिंग के बाद। इसके साथ हम लोग क्या मिलाएंगे, इसके साथ हम लोग स्मेल्टिंग में क्या मिलाते हैं, स्मेल्टिंग में हम लोग मिलाते हैं फ्लक्स एंड उसके साथ फ्यूल मिलाते हैं कुछ। ओके, ठीक है ना। तो इसके साथ हम लोग मिलाएंगे दोस्तों सैंड। सैंड में क्या होता है, सिलिका होता है। ओके, सैंड एज ए फ्लक्स हम लोग इसको मिलाएंगे। ठीक है, और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स आपका चार्जिंग मटेरियल होता है जो कि पूरा प्रोसेस को चार्ज कर देता है ताकि फटाफट से जो है आगे बढ़े। ओके, दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे फ्लक्स मिलाते हैं, फ्लक्स। ठीक है, उसके साथ हम लोग थोड़ा सा CaCO3 एंड क्या मिलाएंगे, ओके, कोक मिलाएंगे। ठीक है, कोक एज ए फ्यूल। ठीक है, कोक एज ए फ्यूल, क्योंकि वो थोड़ा सा जलने के लिए उसको हम लोग मिलाते हैं एंड कार्बन का भी सप्लाई वहाँ से थोड़ा सा मिल जाता है। ओके, ठीक है। तो रोस्टेड ओर के साथ हम लोग मिलाएंगे सैंड, हम लोग मिलाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट एंड कोक। इन सभी को मिलाने के बाद हम लोग उसको किस में डाल देंगे, उसको हम लोग डाल देंगे एक कंटेनर में। ओके, एक कंटेनर में हम लोग उसको डाल देंगे, ये सभी चीज़ों को हम लोग डाल देंगे एक कंटेनर में एंड इस कंटेनर को हम लोग पूरा एकदम एक्सेस हीट देंगे। इतना हीट देंगे कि ये आपका पिघल जाए, क्योंकि प्रोसेस का नाम ही है स्मेल्टिंग। यहाँ पे हमें मेल्ट करना होगा। ये पूरे जो मिक्सर है, इस पूरे मिक्सर को हमें मेल्ट कराना होगा, पिघला देना होगा। ओके, एंड यहाँ पे एयर का जो सप्लाई है वो एक्सेस एयर होना चाहिए, एक्सेस एयर। ठीक है, एयर का कोई कमी नहीं होना चाहिए। एयर बोले तो ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो कंटिन्यूअसली रहना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये मिक्सर हो जाएगा एंड यहाँ से प्रोड्यूस होगा स्लैग। ठीक है, यहाँ से प्रोड्यूस होगा क्या, आपका स्लैग प्रोड्यूस होगा। अब स्लैग कैसे प्रोड्यूस होगा देखो, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हूँ। Fe2S ऑक्सीडाइज टू Fe2O कॉम्बाइंस विथ, अच्छा, जब हम लोग हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिला था, तब FeS मिला था। रोस्टिंग पे हमें FeS मिला था, Cu2S मिला था एंड Cu2O मिला था, देन FeO मिला था। ये सारी चीज़ें हमें रोस्टिंग करने के बाद मिला था, है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मिला था ना हमें। तो अभी यहाँ से क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस में ये जो FeS है, ये FeS क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके ये FeS ऑक्सीडाइज होके, ठीक है, ये FeS जो है ऑक्सीडाइज होके ये FeO में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, मतलब सल्फ़र को यहाँ से वो रिमूव कर देगा। एंड और एक चीज़ होगा, एंड जो FeO है, ठीक है, FeO है वो आपका सैंड के साथ, ओके, FeO जो है वो सैंड के साथ SiO2 के साथ मिक्स होके आपका बनाएगा स्लैग। आपका बनाएगा क्या, स्लैग बनाएगा। ओके, ठीक है, आपका स्लैग बनाएगा FeSiO3, दैट इज़ स्लैग। ये हमारे कोई काम का नहीं। देखो यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे काम का है क्या, यहाँ पे आयरन है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, इनमें से कोई भी चीज़ हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग किसको निष्कासित कर रहे हैं, कॉपर को निष्कासित कर रहे हैं ना। तो हमें कॉपर चाहिए, ये हमें आयरन नहीं चाहिए, हमें सिलिकॉन नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो ये जो पूरा प्रोडक्ट जो हमारे पास
प्रोड्यूस हो रहा है, इस प्रोसेस में जो ये बन रहा है, तो इसको तो हमें नहीं चाहिए, इसको हम लोग निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, ये हमारा स्लैग हो गया जो कि कोई काम का नहीं है। ठीक है, ओके। एंड एक और चीज़ जो ये CuO2 है, Cu2O है, ठीक है, वो फिर FeS के साथ रिएक्शन करेगा एंड क्या बनाएगा, Cu2S and FeO। ठीक है, एंड ये जो Cu2O है ये FeS के साथ रिएक्शन करेगा। ओके, FeS के साथ रिएक्शन करेगा यहाँ पे, एंड यहाँ से क्या बनाएगा, ऑक्सीजन को जो है रिप्लेस कर लेगा Cu2S प्लस FeO, एंड ये FeO फिर से इसके साथ रिएक्शन करके स्लैग बनाएगा। मतलब ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से ये प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये FeS के साथ करके ये प्रोड्यूस होगा एंड उसको FeO बना देगा। FeS जितना भी मात्रा में FeS रहेगा, ठीक है, रोस्टेड करने के बाद जितना भी हमारा ये रहेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करके FeO बनाएगा। FeO फिर से वो क्या बनाएगा, स्लैग बनाएगा। मतलब ये प्रोसेस आपका चलता ही रहेगा। Fe एंड सिलिकॉन जो है वो स्लैग बन के निकल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या रिमूव हुआ, बोलो क्या क्या रिमूव हुआ, एकदम शुरू से करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन में जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो निकल गया। ठीक है, जो मिट्टी टिट्टी जो होंगे ना वो निकल जाएगा। ओके, एंड रोस्टिंग में क्या निकला, रोस्टिंग में ज़्यादातर सल्फ़र जो है वो निकल गया। अब रोस्टिंग के बाद हम लोगों ने क्या करा, स्मेल्टिंग करा। स्मेल्टिंग में हमें क्या देखने को मिला, सिलिकॉन जो है वो निकल गया, ऑक्सीजन ज़्यादातर ऑक्सीजन निकल गया, एंड आयरन भी यहाँ से निकल गया। ठीक है, आयरन भी जो है यहाँ से निकल गया। तो लगभग हमारा कॉपर जो है वो प्योरिटी के तरफ जा रहा है। ओके, कॉपर का जो मात्रा है वो प्योरिटी की तरफ जा रहा है। मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होने जा रहा है। अभी सिर्फ 2 या 3 स्टेप ही बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ जो है ये इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी लिखेंगे आप कि रोस्टेड ओर के साथ सैंड को मिलाया जाता है एज ए फ्लक्स, प्लस उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलाया जाता है, एंड कुछ कोक डाला जाता है, एंड उसको बाद में एक्सेस एयर के प्रेजेंस पे हीट करा जाता है। हीट करके उसको मेल्ट करा जाता है। मेल्ट करने के बाद ये सभी रिएक्शंस होते हैं, एंड यहाँ से क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हो गया है। ऑक्सीडाइज्ड होके FeO बनाया है। ठीक है, चलो। तो अभी इसके बाद क्या वाला प्रोसेस था, कि इसके बाद क्या वाला प्रोसेस था, देखो, याद करो फटाफट से याद करो। स्मेल्टिंग के बाद था आपका सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, क्या था स्मेल्टिंग के बाद तीसरा प्रोसेस, 5वां प्रोसेस जो है वो है सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ओके, तो देखो स्मेल्टिंग में क्या क्या मिला हमें, FeS। ठीक है, FeS मिला। ओके, एंड Cu2S। ठीक है, Cu2S। ओके, ये हमें मिला क्योंकि Cu2O जो था वो तो फिर S में तब्दील हो गया ना। ठीक है, एंड हमारे पास FeS रह गया था। तो इन दोनों के मिक्सर को हम लोग कहते हैं क्या, मेट। ठीक है, इन दोनों के मिक्सर को हम लोग कहते हैं मेट। ठीक है, ये हमें मिलता है कहाँ से, मेट हमें मिलता है स्मेल्टिंग करने के बाद। स्मेल्टिंग के बाद हमें मिलता है मेट। मेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ FeS एंड Cu2S। इसके मिक्सर को हम लोग मेट कहते हैं। एंड मेट में क्या होता है, कंटेन्स 45% कॉपर। ठीक है, जो मेट मिलता है हमें स्मेल्टिंग के बाद उसमें 45% कॉपर रहता है। ओके, यहाँ से हमें कॉपर को और भी ज़्यादा प्योर करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे सेल्फ रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ रिडक्शन में हम लोग मेट के साथ SiO2 ऐड करेंगे। फिर से SiO2 ऐड करेंगे एंड इस पूरे मिक्सचर को हम लोग डालेंगे कहाँ पे, इसको डालेंगे हम लोग बेसेमर
बेसिमर कन्वर्टर, ठीक है। इसमें हम लोग ये है एक कन्वर्टर जिसमें कि हमें ये मेट प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिक्सचर को डालना है। ओके, डालने के बाद वहाँ पे फिर से हमें हीट करना है, ठीक है, हीट करना है। एंड यहाँ पे क्या, कौन से हीट करना है, हॉट एयर से, ठीक है, हॉट एयर ब्लास्ट, ठीक है, हॉट एयर ब्लास्ट से हमें क्या करना है, इसको हीट करना है। मतलब गर्म हवा के जो ब्लास्ट बोले तो आपका, ठीक है, जैसे कि हम लोग साइकिल पे पंपिंग करते हैं ना, पंपर से पंप करते हैं ना, तो वैसे इस तरह से हवा को दिया जाएगा, ठीक है, हवा का जो झोंका दिया जाएगा, गर्म हवा का झोंका दिया जाएगा बेसिमर कन्वर्टर में। तो बेसिमर कन्वर्टर में अगर ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है, देखो, तो फिर क्या होता है, जो FeS है वो आपका कंप्लीटली रिमूव हो जाता है एज ए स्लैग। ओके, तो FeS इज कंप्लीटली रिमूव्ड एज स्लैग। तो स्लैग के आकार में यहाँ से बेसिमर कन्वर्टर से FeS जो है वो निकल जाता है। एंड क्या होता है, जो Cu2S है, पार्ट ऑफ Cu2S, मतलब पूरे में से कुछ पार्ट, ठीक है, Cu2S का कुछ पार्ट जो है वो क्या करता है, वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड टू Cu2O। तो Cu2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड कुछ पार्ट तो रह गया है ना, कुछ पार्ट, इसका कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ Cu2S reduces Cu2O to Cu। दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखो Cu2S का कुछ पार्ट जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, Cu2O में। एंड बाकी जो पार्ट रह गया है वो फिर क्या करता है, इसी Cu2O को रिड्यूस करता है, रिडक्शन होता है वहाँ पे। रिडक्शन करने के बाद ऑक्सीजन जो है अलग हो जाता है एंड रहता है सिर्फ और सिर्फ कॉपर। ओके, बात समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। देखो ये ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है, रिडक्शन चलता है, ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, रिडक्शन जो है अपने आप चल रहा है। दैट इज़ वाई इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ रिडक्शन, ठीक है। तो सेल्फ रिडक्शन में ऐसा ही होता है। सेल्फ रिडक्शन में हमें क्या मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है, अलग अलग करके जो है कॉपर मिल जाता है। अब जो कॉपर हमें सेल्फ रिडक्शन के बाद मिलेगा उसको हम लोग प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने के बाद वो हमारे लिए यूजेबल रहेगा, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रोसेस में चले आते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में चले आते हैं, दैट इज़ रिफाइनिंग, ठीक है, या फिर प्यूरीफाइंग, ठीक है ना। सारी चीज़ों को ठीक तरह से समझ रहे हैं। अगर आपके पास किताब है तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करिएगा। मेरा काम है समझाना, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कैसे प्रोसेस चल रहा है। पूरा प्रोसेस आपको नहीं पूछेगा कि पूरा प्रोसेस आप बताइए, ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाता है डिप्लोमा में, ओके। लेकिन अगर आप BSc कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑनर्स से तो फिर डेफिनेटली आपको पूछा जाता। तो फिलहाल डिप्लोमा के लिए तो हमें उतना जानना नहीं है। इनमें से किसी एक के बारे में पूछ लेगा कि हाँ कॉपर एक्सट्रैक्शन में जो रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग स्टेप में कौन सा रिएक्शन होता है, क्या क्या प्रोड्यूस होता है वो बताओ, वो लिखो, ऐसा पूछा जाएगा। या फिर स्मेल्टिंग में क्या क्या रिएक्शंस होते हैं उसको आप लिख के दिखाइए, ठीक है। कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, छोटे छोटे सवाल दो एक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बताइए, ओके, ठीक है। अगर आपका किस्मत ख़राब हुआ तो ही पूछा जा सकता है, मतलब जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उसका अगर किस्मत ख़राब हो उस साल तो फिर पूछा जा सकता है। किस्मत का कोई भरोसा नहीं, किस्मत कभी भी पलट सकता है। कहता है ना, एक डायलॉग है, ये किस्मत जो है बहुत ही कुत्ती चीज़ है, साला कभी भी पलट जाता है। तो ऐसा एक डायलॉग है, ये डॉन का डायलॉग है, ठीक है, शाहरुख खान का। तो चलो अब डायलॉग बाजी छोड़ते हैं, अभी चले जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ रिफाइनिंग, ठीक है। रिफाइनिंग का मतलब क्या है, जो हमें
ये सारे प्रोसेस के एक एक करके जो हमें मेटल मिल गया है कॉपर, ठीक है, उसको अब हम लोग प्योरीफाई करेंगे, जस्ट प्योरीफाई करेंगे, वही प्रोसेस होता है रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, रिफाइनिंग। तो कॉपर के लिए हम लोग कौन सा रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसा होता है? देखो, एक ऐसा कंटेनर होता है, ठीक है, एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक कैथोड लेते हैं, एक ऐसा डंडा लेते हैं, एक दूसरा डंडा, दोनों ही डंडा क्या है? कॉपर का रहेगा, ठीक है। एक आपका प्योर कॉपर का रहेगा, एक जो हम लोगों ने अभी अभी निकाले हैं, ये सेल्फ रिडक्शन तक जो हमें कॉपर मिला है, ठीक है, इसका डंडा रहेगा एक। तो इसको हम लोग लेंगे इम्प्योर कॉपर जो हम लोगों ने निकाले हैं। ये क्या है? ये क्या है दोस्तों आपका? ये है आपका एनोड, ठीक है, ये है आपका क्या? एनोड। इसको हम लोग एनोड कहते हैं, एनोड। एंड ये जो है ये प्योर कॉपर है आपका, प्योर कॉपर। ये प्योर कॉपर का बना है, जो कि पहले हम लोग, हमारे पास प्योर कॉपर तो है, तो हम लोगों ने उसको ये कैथोड बनाए हैं, प्योर कॉपर कैथोड, ठीक है। एंड जो हमें ये पूरा प्रोसेस से जो कॉपर मिला है उसका हम लोगों ने क्या लिए हैं? इम्प्योर कॉपर का एनोड बनाए हैं उसका, ठीक है, इसका हम लोगों ने एनोड बनाया है। एनोड को किसके साथ कनेक्ट करना है? बैटरी पॉजिटिव, एंड कैथोड को नेगेटिव के साथ, ओके। एंड यहाँ पे एक सोल्यूशन डालना है, सोल्यूशन कौन सा डालेंगे? थोड़ा सा एसिडिक सोल्यूशन डालेंगे हम लोग। एसिडिक सोल्यूशन कौन सा डालते हैं? कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है, ये वाला सोल्यूशन हम लोग डालते हैं, ठीक है, ओके। डालने के बाद हम लोग जब बैटरी को ऑन कर देंगे, मतलब बैटरी के साथ इसको पॉजिटिव लगा देंगे या नेगेटिव लगा देंगे, तो फिर क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस चलेगा, करंट जो है वो फ्लो होगा, एंड करंट जो है अपना काम करेगा। करंट कैसा काम करेगा? करंट आपका कैसा काम करेगा दोस्तों? करंट आपका कैसा काम करेगा? तो यहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ है वो ऐसे पिघल के, यहाँ से पिघल के वो नीचे ऐसे जमा होने लगेगा, ठीक है, ऐसे जमा होने लगेगा, ओके। एंड यहाँ से कॉपर जो है वो आपका क्या, किसमें निकलेगा? कॉपर जो है वो Cu+2 में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वही आके यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ये आके यहाँ पे, ठीक है, ये आके यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, अरे यार, Cu+2, एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये कॉपर फॉर्म होगा आपका, ठीक है, ये आपका कॉपर फॉर्म होगा, ओके, ठीक है ना, बात समझ में आया? तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, जो इम्प्योर कॉपर है वो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से निकल रहा है, Cu+2 बन के ये निकल रहा है, ओके, Cu+2 बन के ये क्या कर रहा है? ये निकल रहा है, ओके, निकल के यहाँ पे आके वो जुड़ जा रहा है इसके साथ। मतलब ये जो कैथोड है इसका साइज़ धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा, एंड इसका साइज़ क्या होगा? धीरे धीरे घट जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो कॉपर है वो निकल रहा है, एंड इम्प्योरिटीज़ वो नीचे की तरफ जमा हो रहा है। मतलब ये धीरे धीरे कोरोड होते होते, ये क्षय होते होते क्या एकदम एक टाइम पे वैनिश हो जाएगा, ओके। फिर से हम लोग क्या करेंगे? इस वाले कॉपर को लेंगे, इस पूरा प्रोसेस से जो लेंगे उसको फिर एनोड बनाएंगे ऐसे, ओके। फिर हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, फिर वहाँ से कॉपर धीरे धीरे यहाँ पे आके जमा होगा, यहाँ से हम लोग कॉपर को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का प्रोसेस चलता है। अब अगर आपको पूछा जाए कि कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है, एनोड में कौन सा रिएक्शन होता है, तो रिएक्शंस अभी आप लिखेंगे रिएक्शंस। मैंने तो प्रोसेस बता दिए हैं, पहले अभी कैथोड का रिएक्शन देख लेते हैं। कैथोड का जो रिएक्शन है वो है आपका कुछ इस तरह का, पहले एनोड का रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि एनोड में पहले क्या होगा? कॉपर वहाँ से निकलेगा ना, ठीक है। एनोड का रिएक्शन देख लेते हैं। एनोड में क्या होता है? जो कॉपर है, ठीक है, एनोड में क्या रहेगा? पहले तो इम्प्योर कॉपर रहेगा, ये सॉलिड है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu+2 + 2e, ओके, Cu+2 2e, ओके, ठीक है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, इस कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एंड ये बन जाएगा ये। एंड कैथोड में क्या होता है?
कैथोड में यही इलेक्ट्रॉन आके कैथोड में क्या करेगा, Cu+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा एंड फिर से क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा सॉलिड। मतलब कॉपर यहाँ से निकल के यहाँ पे आके जमा होगा एंड यहाँ पे जो जमा होगा वो होगा प्योर कॉपर। ओके, बात समझ में आया। चलो अब ये एनोड का रिएक्शन है, ये कैथोड का रिएक्शन है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना। ओके चलो, तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर आपके पास किताब है तो वहाँ से नोट बनाइए, ओके, एंड रिएक्शंस को एक एक करके लिखिए, बारीकी से लिखिए। ज़्यादा रिएक्शंस नहीं लिखना है, ज़्यादा रिएक्शंस अगर आप लिखने जाते हैं तो दिमाग जो है उसका लोचा हो जाएगा, ठीक है। उतना रिएक्शंस हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरा प्रोसेस पूछ भी लेता है तो मैंने जिस तरह से बताया आपको, जिस तरह से रिएक्शन दिए हैं, ठीक है, उसी तरह से आप अगर लिखते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स जो है मिल जाएगा, ठीक है। चलो, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड है तो फिर आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से जो है नोट बना सकते हैं, ठीक है। ओके चलो, अभी देखो, अभी क्या करते हैं हम लोग, कॉपर के ये पूरे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट्स, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स जो निकले हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस हुए हैं, उसका यूज़ देख लेते हैं। ओके, उसका यूज़ देख लेते हैं, देन यूजेस ऑफ कॉपर देख लेंगे, क्योंकि मैंने कॉपर का यूज़ अभी बताया नहीं है कि किस किस काम पे कॉपर लगता है। आप सभी लोग जानते हैं कॉपर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, फिर भी यहाँ पे मैं लिखा दूँगा, क्योंकि अगर मैं छोड़ देता हूँ तो फिर आप लोग बताएंगे कि सर आपने ये छोड़ दिए हैं, वो छोड़ दिए हैं, ठीक है ना, फिर से उसके लिए अलग से क्लास लगाना पड़ेगा। तो एक ही बार मैं करा देता हूँ, बार बार क्यों करेंगे एक ही चीज़ को। अच्छा देखो, बाई प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस, बाई प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस, बाई प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस, ठीक है। तो पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, पूरा निष्कासन प्रोसेस में जो भी बाई प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं, निकले हैं, ठीक है, उसका क्या क्या यूज़ है। कॉपर को छोड़ के बाकी जितने भी चीज़ें निकले हैं उसका क्या क्या यूज़ है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं SO2 निकला था गैस बन के, ठीक है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ओके, इसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड तीसरा निकला था FeSiO3, ये निकला था स्लैग, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये निकला था हमारा स्लैग के आकार में। इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ है यूज्ड इन रोड मेकिंग, यूज्ड इन रोड मेकिंग, ठीक है, यूज्ड इन रोड मेकिंग, तो रास्ते बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये भी छोटे छोटे पत्थर के जैसा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज़ वाई रोड में हम लोग इसको एग्रीगेट के हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। एंड अभी बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉपर। तो कुछ कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, यूजेस, कॉमन सा यूजेस। ओके, कॉपर का जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, मतलब इलेक्ट्रिक पास कराने का जो क्षमता है इसका बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई हम लोग इसको इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि सीलिंग फैन, टेबल फैन, किसी भी तरह का मोटर के भीतर जो वाइंडिंग होता है ना तार का, वो किस तार का होता है, वो आपका कौन सा तार का होता है, वो आपका कॉपर का तार का होता है, ठीक है। तो यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक का तार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वायर्स, ठीक है। ओके, एंड दूसरा फॉर मेकिंग कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का यूज़ क्या है, बोलो, कैलोरीमीटर हीट मापने के लिए, ठीक है। ओके, तो फॉर मेकिंग कैलोरीमीटर एंड हीटिंग अटेंसिल्स, ठीक है, गर्म करने की बर्तन बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जिन सभी बर्तन को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी कॉपर को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो टाइपिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो टाइपिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड फॉर कॉइनेज मटेरियल। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कॉपर का कॉइन मिलता था पहले के ज़माने पे। ठीक है, हमारे जब दादा परदादा जब जिंदा थे तब उनके पास वो लोग क्या करते थे, कॉपर के कॉइन यूज़ करते थे। अभी भी यूज़ होता है कॉपर का। ठीक है, जो 10 रुपये का कॉइन है देखिएगा, ठीक है, वहाँ पे भी कॉपर का यूज़ किया गया है। ओके, ठीक है। और 10 रुपये का कॉइन जो होता है ना, 2 मेटल का एक ऐसा बीच में ऐसा रहता है। ठीक है, तो बाहर वाले जो पार्ट होते हैं उसमें कॉपर का यूज़ किया गया है। ठीक है, एंड आखिरी वाला चीज़ फॉर मेकिंग एलॉयज़। ठीक है, फॉर मेकिंग एलॉय बनाने के लिए कॉपर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ यूज़ हो गया कॉपर का, इससे और भी ज़्यादा बहुत सारे यूज़ है। ठीक है ना, तो आप वो लिख सकते हैं अपने आप। अगर आप जानते हैं तो आप डेफिनेटली लिखिएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने 5 तो लिखा दी है। अगर आपको पूछता है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो आप यहाँ से ये सारे भी लिखते हैं तो भी आपका जो मार्क्स है वो ठीक ठाक ही रहेगा। ठीक है, चलो, तो कॉपर को आज हम लोगों ने फिनिश कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एलॉय के बारे में। एंड जैसे कि मैंने कहा, प्रीवियस क्लास जो था उसमें बहुत ही ख़राब रिस्पॉन्स था आप लोगों का। ठीक है, तो इस बार ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर क्लास फिर भी कुछ दिनों के लिए बंद हो सकता है, उसका संभावना थोड़ा सा है। ओके, एंड इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए। कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। ओके, लेकिन क्लास को कंटिन्यू आप देखिए एंड अपने दोस्तों के बीच में क्लासेस को शेयर कीजिए करें। ठीक है, आपके सपोर्ट से, आपके रिस्पॉन्स से मुझे जो है एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। आपका रिस्पॉन्स जितना अच्छा रहेगा, आप लोग जितने डिमांड करेंगे या फिर आप लोग जितने कमेंट करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट अगर करते हैं तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है एंड मैं बहुत ही एनर्जेटिक वे में दूसरा क्लास के लिए रेडी हो जाता हूँ। ठीक है, अपने आप रेडी हो जाता हूँ। इसमें ये एक तरह का मैजिक है। आप लोग वहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे भीतर एक एनर्जी आता है, मैं अपने आप दूसरे लेक्चर के लिए रेडी हो जाता हूँ। ओके, तो चलो बातें यहाँ से ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलॉय डिस्कस करेंगे। आई होप जल्दी ही एलॉय क्लास हम लोग लेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं, 2-3 दिन देखते हैं। 2-3 दिन में आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है। ठीक है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो 2-3 दिन के अंदर ही एलॉय का जो क्लास है वो हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड अपना स्टडी बराबर करते रहना। चलो, थैंक यू वेरी मच।